मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मेजरमेंट को बताने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया गया था क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और इसका हमने मेजरमेंट भी बताया था ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव की चर्चा हुई थी। जो आपके सिलेबस में है उस पर जो है डिटेल डेरिवेशन दे देंगे, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है, उनके डायरेक्ट फॉर्मूले भी रिटेन कर दिए जाएंगे। तो तीव्रता और विभव की गणना हम कैसे करेंगे ये ध्यान देना है। तो जो डिस्कशन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव, यहाँ पर ई को हमने कहा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पर भी हम जानते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं और उनकी मेजरमेंट एक पार्ट में लेकर किया जाता है। तो तीव्रता की माप जो है किसकी वजह से किया जाता है, तो देखिए बिंदु आवेश के कारण, क्योंकि परीक्षण आवेश का नहीं लेते हैं, इसका अपना कोई फील्ड नहीं होता है, इसलिए इसकी कोई तीव्रता नहीं ली जाती है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से आप याद करते हैं पॉइंट चार्ज, या दूसरा आप जो यूज़ करते हैं पॉइंट चार्ज के अलावा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कारण आप याद करते हैं। तीसरा आप ले सकते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चर्चा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से ये अलग अलग चर्चाएं हैं और इन पर हम इनकी गणना करते हैं, फोकस करते हैं। जैसे ये चार्ज है, इस पर हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जो है लेंथ एल मान लीजिए, सरफेस एरिया, और ये चार्ज वॉल्यूम के लिए शो किया जा रहा है। इस पर भी कोई चार्ज की क्वांटिटी होगी क्यू, लेकिन वितरण अलग अलग है। ये लेंथ में है, ये एरिया में है, और ये आयतन में है। तो यहाँ पर आपको दिया गया था कि टोटल लेंथ एल है, तो इस कंसिस्टिंग मैक्सिमम चार्ज क्यू है। तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो क्यू बाई एल, या इसको हम लेमडा से शो करते हैं। टोटल एरिया में मैक्सिमम चार्ज क्यू है, तो यूनिट एरिया में चार्ज कितना होगा, तो चार्ज मेजरमेंट इन यूनिट एरिया, तो क्यू बाई ए। टोटल वॉल्यूम में चार्ज क्यू है, तो चार्ज मेजरमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, तो क्यू बाई वी होगा। इस तरह से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेंसिटी, और वॉल्यूम के लिए, और ये पॉइंट चार्ज के लिए, ये टॉपिक हैं जिनके वजह से आपको रीड करना होता है। लेकिन हम अभी डिस्कशन करेंगे इनके अलावा भी, जैसे वॉल्यूम में भी आएगा, सरफेस में और लीनियर में भी आएगा। तो किस तरह से होगा ये आपको ध्यान देना है। जैसे लीनियर वाले में डेफिनेट लेंथ का होता है, ये फॉर डेफिनेट लेंथ, और यही होता है फॉर लॉन्ग इनफाइनाइट लेंथ। इस तरह से लॉन्ग इनफाइनाइट लेंथ, दो पार्ट तो यही होते हैं। इसी को आप टर्न कर लें तो ये सर्कुलर रिंग में भी आ जाता है ऐसे। तो इसके लॉन्ग एक्सिस पर किसी पॉइंट पर, यहाँ पर इसका मेजरमेंट होता है, एक्सिस के किसी बिंदु पर तीव्रता का प्रभाव, या इसके सेंटर पर। इसी तरह से चर्चाएं जो होती हैं, यहाँ पर हम सिलेंड्रिकल के लिए लेते हैं, किसी सिलेंड्रिकल शेप के लिए ये डिस्कशन होता है। सिलेंड्रिकल शेप के लिए ऐसे, और इससे किसी पॉइंट पर मेजरमेंट या सरफेस पर या इनसाइड देखा जाता है। तो इनके अलावा आप स्फेरिकल शेल के लिए आप पढ़ते हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए रीड करते हैं। तो सॉलिड स्फीयर में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दो पार्ट आ जाता है, कंडक्टिंग और दूसरा आ जाता है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग, तो इस तरह से ये दो पार्ट में आप इनको रीड करते हैं।
तो इसमें स्टार्ट को एक लेकर करना है जो आपको क्लियर समझ में आ जाए। मेजर करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं, जो आपको इजी समझ में आए उस तरह से प्रयास करना चाहिए। जैसे अगर हम पोटेंशियल को पहले निकाल लें और उसको हम यहाँ पर माइनस d/dr इंटू डी रख कर सॉल्व कर लें तो ईज भी प्राप्त हो जाता है। कल आपने देखा था नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन या स्केलर पोटेंशियल डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से भी को अगर मेजर करके ये सॉल्व कर लें तो ये आसान पड़ता है, ये आपको समझाया जाता है। मेजरमेंट पे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखें पॉइंट चार्ज का तो हो गया था, हम इसमें डिस्कशन कर दे रहे हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर का एक्सप्लेनेशन दे दे रहे हैं, बाकी आपको हम डायरेक्ट फॉर्मूले दे देंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड इंटेंसिटी, पूरा ये वर्ड नहीं लिखा है शॉर्ट में, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड कंडक्टर या ड्यू टू सॉलिड। तो सॉलिड में एक तो होगा कंडक्टिंग बॉडी होगी या इंसुलेटिंग बॉडी होगी। तो यहाँ पर जो है सॉलिड हम ले रहे हैं फॉर कंडक्टिंग बॉडी, और कंडक्टिंग बॉडी ये है कंडक्टिंग बॉडी के लिए। किसी चालक गोले के लिए वैद्युत विभव व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसमें आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, किसी चालक गोले के लिए वैद्युत विभव व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो सबसे पहले हम सॉलिड में भी डिस्कशन होगा कि वो हॉलो पार्ट है या परफेक्ट सॉलिड लिया गया है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में भी दो पार्ट है, एक तो कंडक्टिंग दूसरा नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन हम यहाँ कंडक्टिंग की ही बात कर रहे हैं। तो जो कंडक्टिंग ले रहे हैं वो हॉलो है या सॉलिड है। कंडक्टिंग स्फीयर में हॉलो एंड सॉलिड, लेकिन एप्लीकेशन दोनों का सेम आता है, ये आपको ध्यान देना होगा। और कंडक्टिंग बॉडी के लिए यहाँ पर आप चाहे हॉलो स्फीयर ले लीजिए, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों के लिए सेम रिजल्ट आता है। तो आपको ये हेडिंग मिला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड फॉर कंडक्टिंग बॉडी, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, दोनों को ध्यान देना होगा। तो जैसे हम लेकर चल रहे हैं हॉलो स्फीयर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हॉलो स्फीयर है, इसका रेडियस आप कैपिटल आर ले लीजिए, कैपिटल आर ये रेडियस हो गया। तो अब आप इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब ध्यान रखिएगा कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली एट ओनली सरफेस। आगे हम बताएंगे इनसाइड द कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर नेट चार्ज इक्वल टू 0। इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं शो करता है, ई 0 होता है। तो वहाँ पर पोटेंशियल को कांस्टेंट मान लिया जाएगा, लेकिन ई 0 होगा, फ्लक्स 0 होगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल सरफेस पर दिखाया जा रहा है। तो ये पहला पॉइंट आपको मिला कि ठोस जो चालक होगा, चाहे वो हॉलो कंडक्टिंग हो या सॉलिड हो, उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल सरफेस पर होगा और सिमेट्रिकल होगा। हम जो चार्ज इस पर लिए हैं आप इसे क्यू मान सकते हैं, कैपिटल या स्मॉल जो भी आपको लेना हो क्यू आप ले सकते हैं। मेजरमेंट कहाँ पर करना होता है, तो ध्यान दीजिए मेजरमेंट हम आउटसाइड लेते हैं। आउटसाइड जहाँ मेजर करना होता है वहाँ पर इस चार्ज आप मेंशन कर लेते हैं, काल्पनिक रूप से ले लेते हैं, वहाँ पर ज्ञात करते हैं।
या फिर सरफेस पर या इनसाइड। तो आपको 3 पॉइंट मिला, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। तो पहला हम आपको दे रहे हैं मेजरमेंट आउटसाइड एट एनी पॉइंट, आउटसाइड एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। तो इस तरह से आउटसाइड एट एनी पॉइंट आपको ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है, जो कूलॉम्स लॉ है अप्लाई कर सकते हैं कि टोटल चार्ज को इसके सेंटर पर रखकर, कंसंट्रेटेड एट सेंटर, और फिर इसका कोई सेपरेशन जो आप लिए हैं, जैसे इसको स्मॉल आर मान लीजिए ये, और फिर आप उसमें अप्लाई कर देते हैं जैसा पहले बताया गया था पोटेंशियल। तो आपके पास फार्मूला था KQ/R, दैट रख देते हैं। या जो इंडस्ट्री आया था फील्ड इंडस्ट्री, तो उसमें था KQ/R², उसका डायरेक्ट आप यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही डिस्कशन हमें देखना है कि हम किस तरह से इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन गॉसेस थ्योरम से आपसे कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट फील्ड इंडस्ट्री एट ए पॉइंट आउटसाइड फ्रॉम कंडक्टिंग बॉडी अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। तो आप इन पर गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। तो हम आपको गॉसेस लॉ से बता दे रहे हैं, क्योंकि ये मेन पार्ट BSc का होता है और उसमें इसी विषय से पूछा भी जाता है। तो गॉसेस लॉ में ये कहा गया है कि आप गॉसियन सरफेस ड्रा कर दीजिए जो इंक्लोज करता हो बॉडी को। तो ये गॉसियन सरफेस हो गया, हाइपोथेटिकल होता है, इसको आप कह सकते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो इस तरह से ये गॉसियन सरफेस के लिए ड्रा किया जाता है। अब जिस पॉइंट पर आप लेना चाहते हैं उसका स्मॉलेस्ट एरिया लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप शो करते हैं स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा गया था Q0 है, और ये स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। चाहे तो आप इसको DS याद करिए, चाहे DA लिखिए। इसका कोई रेडियस होगा, हम स्मॉल r ले रहे हैं, सेंटर से स्मॉल r पर होगा। इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और सरफेस एरिया का डायरेक्शन शो करते हैं, ऐसे S²R1 है, ऐसा डायरेक्शन शो करते हैं। ये देखें, फिर ध्यान दीजिएगा कि जो हमने ये पृष्ठ लिया है इसको गॉसियन सरफेस का थोड़ा सा हिस्सा या भाग मान रहे हैं। यहाँ से हम फील्ड लाइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जो पॉजिटिव दिया गया है उनका अध्ययन किया जा रहा है। इसका कोई पॉइंट लिए हैं, उस पॉइंट से जो फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है उसकी इंटेंसिटी E, और जो आपने सरफेस एरिया दिखाया है उसका डायरेक्शन। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ लिख दे रहे हैं, एरिया वेक्टर को हम लोग ऐसे शो करते हैं, मॉड ऑफ एरिया वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एरिया वेक्टर, ये आपको समझाया जाता है ऐसे। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पृष्ठ तल से सदैव लंबवत और बाहर की तरफ, अंदर नहीं दिखाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण बाहर, माइनस के कारण इनसाइड होगा। तो ये फिक्स है, जबकि E की वैल्यू आउटसाइड या इनसाइड शो किया जा सकता है अलॉन्ग जॉइंट लाइन। तो यहाँ पर दोनों ही पैरेलल और एक ही डायरेक्शन में दिखाए गए हैं। दोनों का एरो हम एक तरफ कर दे रहे हैं ऐसे, और इसको साइड में कहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ से E और E आप लिखिए, शो किए हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, पैरेलल हैं, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो गॉसेस लॉ में जब आप इसको रीड करते हैं तो वहाँ पर ये समझाया गया है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, तो ये लिखा जाता है EDS। सरफेस इंटीग्रल है, चाहे S का सेंस यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल का दीजिए, चाहे 2 लाइन खींचिए। तो S का सेंस यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल से है, और इसको जब आप ब्रेक करते हैं तो यहाँ से EDS और cos थीटा के रूप में, cos थीटा, थीटा को आप यहाँ 0 कर सकते हैं ऐसे, थीटा को 0, cos 0 जो होता है
1 आप लिख सकते हैं यहाँ से, cos 0 को 1, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं। थीटा क्या है यहाँ पर हेल्प कर दे रहे हैं, तो थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए कैप। ध्यान रखिएगा, ई और ए कैप के बीच का जो एंगल है दोनों ही पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये 0 होगा। क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं एंगल लेना कहाँ से है, तो सरफेस एरिया और ए के बीच का एंगल होता है। जैसे हम यहाँ दिखा भी रहे हैं, मान लीजिए कि ये सरफेस एरिया है ऐसे, और ये है ई कैप का, ई का डायरेक्शन है ऐसे, ये तो ये डायरेक्शन शो करता है, इस तरह से दिखाया गया है। ये प्लेन है और ये परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ऐसे। अगर ये यहाँ पर हो तो 90 दिखाया जा सकता है। तो ds cos थीटा को 0 cos 0 1 हो जाएगा, और सरफेस एरिया मैक्सिमम ए मान लीजिए। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आप यहाँ पर शो करते हैं, ए इंटू ए, इसको 5 मान ले रहे हैं मैक्सिमम, ए इंटू ए, डी एस का ए ले लिया गया। या इसको जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है नेट चार्ज इंक्लूड बाय गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड विद गॉसियन सरफेस। गॉसियन पीठ से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स का मान, तो उस पीठ से गिरे हुए संपूर्ण आवेश के परिमाण तथा वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो गॉसेस थ्योरम को डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करना होता है, यहाँ पर रिटेन नहीं करना होता। अभी चूँकि आपको हमने रीड नहीं कराया है तो गॉसेस थ्योरम रिटेन करके दिया, लिख कर बताया कि क्या होता है। तो गॉसेस थ्योरम के लिए हम लोग ये शो करेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा, आप भी नोट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, तो इस तरह से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पर अभी आपने देखा नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज enclosed by Gaussian surface upon permittivity of air or vacuum। तो नेट चार्ज को आपने Q से दिखाया है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स को E इंटू ए से दिखाया गया है, या E आउटसाइड जो आप निकालने जा रहे हैं आउटसाइड, उसका मान आपको प्राप्त हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनर्जी आउटसाइड एट एनी पॉइंट, ये गॉसेस लॉ है, बहुत इजीली प्राप्त हो जाता है। ये आसान तरीका है। गॉस का एप्लीकेशन कब करेंगे ये जरूर आपको ध्यान देना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज आर सिमेट्रिकली ओवर एनी सरफेस आर एनी बॉडी। तो जो आवेश का वितरण होता है वो सममित रूप से होना चाहिए किसी भी सरफेस पर, चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि यहाँ पर हमने कोई चार्ज लिया है, इसके अंदर भी हमें कोई चार्ज दिखाना हो और क्यू को क्यू डैश कर दें, क्यू डैश लेस ले लें, वो भी लव हो जाएगा, क्योंकि जो नया सरफेस है उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समान होना चाहिए, पहले से वो कम हो या ज़्यादा हो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो आउटसाइड आपने ये ज्ञात कर लिया, अब आप लिख भी लिए होंगे। आउटसाइड जो ये मान प्राप्त हुआ है उसको हम डिनोट कर दे रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, तो ई का मान मिल गया आउटसाइड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, गॉसियन सरफेस एरिया। तो अब आप यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस हमने स्मॉल r लिखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड आप शार्ट में वो साइन लिख दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, ये आपको प्राप्त हो गया। तो आपने देखा इससे पहले जो है पॉइंट चार्ज के कारण भी यहीं आया था, जो कूलॉम्स लॉ में आपने रीड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फोकस करना चाहिए
कि बिंदु आवेश के कारण अथवा किसी गोली चालक के कारण, चाहे वो चालक ले लीजिए या अचालक, अभी आपको हमने बताया नहीं है लेकिन आप ले लीजिए पहले से ही। तो अचालक कोई गोला हो, चालक गोला हो या बिंदु आवेश, 3 नाम हम दे रहे हैं एक साथ, बिंदु आवेश, चालक गोला, अचालक गोला। उसके बाह्य किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभव आप ज्ञात करेंगे तो वो एक समान प्राप्त होगा, किसी भी अवस्था में एक ही फॉर्मूला प्राप्त होगा। स्फेरिकल होना चाहिए। अभी हम इसमें सिलेंड्रिकल की बात नहीं कर रहे हैं, थिन वायर की बात नहीं कर रहे हैं, रिंग या सर्कुलर डिस्क की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो डिस्कशन हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिंदु आवेश, गोली चालक या चालक के बाहर किसी बिंदु पर विभव और तीव्रता के परिमाण एक समान प्राप्त होते हैं, जिसमें 2 आंसर आपको मिल गया है, पॉइंट चार्ज के कारण और स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी के कारण आउटसाइड। तो ये फॉर्मूला आप इसमें रिटर्न करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, नोट कर लिए होंगे। अब पोटेंशियल देखना होता है तो आसान तरीका है, पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए आपको समझाया गया है। जैसा कि आपने लिखा था इक्वल टू माइनस d/dr इंटू वी। तो एक, अब आप यहाँ पर dv ज्ञात करना चाहते हैं ऐसे, e इंटू dr, ई का कोई मान रख दीजिए जो अभी आपने रीड किया था। तो Q/4πε0 r² इंटू dr। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे, पोटेंशियल वेरिएशन 0 से v तक मान लीजिए, तो v माइनस Q/4πε0 और यहाँ पर इंटीग्रेशन dr/r² का -1/r। तो ये आपको प्राप्त हो गया 1/4πε0 Q/r। तो इस तरह से आप ये रिलेशन लिखेंगे। यहाँ पर रिलेशन बिटवीन E एंड V लिखने के बाद देन अब ए की जो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से था वो हमने यहाँ रख दिया, 1/4πε0 Q/r²। ये फर्स्ट इक्वेशन में आपने रीड किया था, मान रख दिया, पोटेंशियल आ गया। तो ये था मेजरमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग बॉडी आउटसाइड एट एनी पॉइंट। लेकिन जो पॉइंट है आउटसाइड का मतलब ये नहीं है जहाँ पर कि फील्ड इफेक्टिव नहीं है या जहाँ पर प्रेडिक्टेबल नहीं है, कि हम वहाँ पर मेंशन ही नहीं कर सकते हैं, तो पता चला वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आउटसाइड एट एनी पॉइंट का सेंस जो है पॉइंट का मेंशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज के अंदर होना चाहिए, जो कि शुरू में ही बताया गया था कि ऑब्जर्व पॉइंट इनसाइड द फील्ड ही लिया जाता है, चाहे वो इनफाइनाइट के करीब क्यों ना हो वो। लेकिन इनफाइनाइट बोल देंगे तो वहाँ पोटेंशियल और फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम इसी को सरफेस पर मेजर कर लेना है, क्योंकि 3 पार्ट आपको हमने बताया इसमें है, 3 पार्ट है, तो उसको कैसे कैसे शो करना है ये ध्यान देना है। तो आपको सरफेस पर, जैसा कि अभी हमने आउटसाइड कहा हेड सरफेस, तो सरफेस आप यहाँ ले सकते हैं। तो सेकंड लिखने जा रहे हैं हेड सरफेस। हेड सरफेस आप भी नोट करते चलें, जब भी हम लिखते हैं साथ में आप नोट करते चलेंगे तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। बाकी अगर आप हिंदी में लिखते हो तो पृष्ठ सतह पर गोले, चालक गोले के बाहर हो गया, अब चालक गोले के पृष्ठ सतह पर इसका देन एट सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। तो कुछ नहीं करना है, जब भी सरफेस पे भी कहेगा पहले मेंशन आपको आउटसाइड करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सरफेस पर नहीं। आउटसाइड जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया था इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ध्यान रखिएगा, आउटसाइड आपने ये सॉल्व किया था। अब आप कहेंगे कि एट सरफेस, तो यहाँ बता देंगे r इक्वल टू r, ये आप लिख देंगे। इस सरफेस पर जो r है वो कैपिटल R के बराबर होगा। बाकी स्टार्टिंग आपका वैसे ही रहेगा, यहाँ सरफेस के लिए s कर दीजिए, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आ जाएगा Q/4πε0 r², ये ऐसे आ जाएगा सरफेस पर। अब आप इसको नए रूप में भी देखिए, लिख चुके हैं,
बट आप जानते हैं कि सरफेस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है Q/A, उसका मान Q/4πr² होगा, जिसको हम आवेश पृष्ठ घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी कह रहे हैं, उसके रूप में आप शुरू कर दीजिए। इतना ही काम करना है। पहले तो आउटसाइड किसी पॉइंट पर ही निकालना होगा, जैसा कि हमने समझाया। फिर जैसे ही आप सरफेस की बात करेंगे, आप सरफेस पर आ जाइए और फिर उसका कोई एक फंक्शन, जैसा कि ये सिग्मा है, रख दीजिए। तो सरफेस पर आप जब लिखेंगे तो देखिए ये रिप्लेस हो गया, आ जाएगा σ/ε0। ये आ गया मान, ऐसे प्राप्त हो गया। तो देखिए जो मान आ गया वो डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन प्रोसेस में तो कोई अंतर था नहीं, वही फॉर्मूला था, वही मान था, आपको आपने कन्वर्ट कर लिया, आपको नए रूप में दिखाई देने लगा, तो बाकी तो कोई डिफरेंस था नहीं। तो ऐसे है कि सरफेस के लिए आपको यही करना होगा। अब आप समझ गए होंगे कि पोटेंशियल के लिए तब आप एक ही फॉर्मूला यूज़ करिए, dV = A × dr, ऐसे रख दीजिए। ये मान सरफेस पर कांस्टेंट है, तो σ/ε0 × dr, तो dr का r आप ले लीजिए, dV का v ले लीजिए, तो माइनस σ/r/ε0। अब आउटसाइड आप किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आउटसाइड के लिए तो सॉल्व करा चुके थे, सरफेस की बात है, तो यहाँ 0 से r तक के लिए ले लीजिए, 0 से r, तो ये कैपिटल R आ जाएगा एट सरफेस। ये सॉल्व हो गया। तो आपको मिला कि सरफेस पर ये इस r पर डिपेंड कर रहा है, ये, जबकि ये इंडिपेंडेंट है। गॉसियन शेप साइज कोई भी हो, इसका मान फिक्स हो गया, क्योंकि सरफेस पर आप चुके हैं, तो सरफेस के लिए r की वैल्यू फिक्स हो गई है। तो E और B के लिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया और ये मान भी आपको प्राप्त हो गया। तो इसका लास्ट पॉइंट आपको रह गया, वो आप देख सकते हैं, जो अभी रिटेन करना है। तो जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इनसाइड जब हम इनसाइड चर्चा करते हैं, इनसाइड एट एनी पॉइंट, तो फिर से आप लिखेंगे। तो इनसाइड जो हॉलो और कंडक्टिंग था, वहाँ पर देखिए, तो इनसाइड आपको ये बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान 0 है, क्योंकि उसमें इनसाइड कोई नेट चार्ज आप शो नहीं करेंगे। जो सरफेस पर चार्ज है, कूलॉम्स थ्योरी के लिए सेंटर पर जरूर आप रख कर पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी कंडक्टिंग, चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो हो, उसके अंदर फील्ड इंटेंसिटी नहीं पाई जाती है, या नेट चार्ज 0 होता है। जब फ्लक्स 0 है इनसाइड, तो आपने ये रीड किया है E × A = 0, तो यहाँ पर E = 0, तो इनसाइड एनी कंडक्टिंग हॉलो और सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज 0। तो किसी ठोस चालक या खोखले चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। किसी ठोस चालक या खोखले चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, क्योंकि रीजन क्या है? बिकॉज नेट चार्ज इनसाइड डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही उनको न्यूट्रल कर देते हैं। अगर आप नेगेटिव देते हैं तो इंडक्शन द्वारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को न्यूट्रल कर देता है, तो इस तरह से चार्ज क्रिएट नहीं हो पाता है, इनसाइड नहीं एग्जिस्ट हो पाता है। तो ये 0 हो गया। अब आप पढ़े हैं अभी, इनसाइड आपने देखा ये 0 हो गया। अब आप इनसाइड B को मेजर करेंगे, पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो जब उसकी चर्चा इनसाइड किया जाएगा, तो इनसाइड में आप देख सकते हैं, जैसे इनसाइड की बात हो रही है, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये बताया गया था dV = -A × dr, ऐसे आपने रीड किया था। तो यहाँ पर देखिए
जब इसका जीरो करेंगे तो dV का मान यहाँ पर डिफरेंस जीरो होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसको जीरो करेंगे तो यहाँ पर जीरो से भी कोई मान ले लीजिए, b माइनस जीरो इक्वल टू, यहाँ पर तो ये जीरो है लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू देना होगा, v1 से v2, ये जीरो है तो v2 माइनस v1 इक्वल टू जीरो, तो v2 इक्वल टू जीरो। हम सरफेस से इनसाइड ले रहे हैं, ये ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सरफेस से इनसाइड आ रहे हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर सरफेस लिख दीजिए, इनसाइड के लिए आई लिख दीजिए, तो इनसाइड माइनस सरफेस इक्वल टू जीरो, तो जो इनसाइड होगा वही जो सरफेस पर होगा, ऐसे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि जब सरफेस से इनसाइड हम जाते हैं किसी पॉइंट पर तो ये जीरो है, अब ये डिफरेंस dV का भी होगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम कर रहा होगा तो यहाँ से देख लीजिए, dV का आप भी लिखते हैं और लिमिट आप सरफेस से इनसाइड आ रहे हैं, तो ये इनसाइड पोटेंशियल माइनस सरफेस पोटेंशियल रख दीजिए, ये जीरो है इनसाइड, तो ये डिफरेंस की वैल्यू जीरो अर्थात V कांस्टेंट हो गया। तो आपने देखा इनसाइड वही मान होगा जो सरफेस पर था, तो सरफेस की जो वैल्यू थी आपने निकाला था सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन, और ये कांस्टेंट होगा। तो आपको हमने तीनों पार्ट एक साथ बताया कि कंडक्टिंग स्फीयर के कारण जो है कितना तीव्रता सतह पर और उसके अंदर होगी, उसकी चर्चा की है। अब आपको ग्राफ में ध्यान देना है, यहाँ पर जो है ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ भी पूछता है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ग्राफ में जब आप इसको देखेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब वेरिएशन E और R का देखा जाए तीव्रता का दूरी के साथ, तो आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ तक ये रेडियस मान ले रहे हैं, आप स्फीयर है चाहे कोई भी ले लीजिएगा, सॉलिड या हॉलो, तो इनसाइड ये जीरो आपने ले लिया था और सरफेस से आउटसाइड ये इसका फॉलो करता है, आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू 1/r², और सरफेस का यहाँ पर था जो आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वेरिएशन ग्राफ आपको दिखाया गया है। वाई एक्स पर ई को रखे हैं न्यूटन पर कूलम, आर वोल्ट पर मीटर, जबकि एक्स एक्स पर आर को दिखाया गया है, ये मीटर में है। तो ग्राफ को ध्यान दीजिए किस तरह से कैसे ड्रा किया गया है। तो ये जानने के लिए आउटसाइड आपको ये फॉर्मूला दिया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये तो सब कांस्टेंट ले लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो रेसिप्रोकल फॉर्म आएगा वो ये y पर है और ये x एक्सिस पर आप दिखा रहे हैं, कांस्टेंट ले लीजिए। तो इस तरह से y और x² इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरह का कोई फंक्शन हमने इसमें ड्रॉ कर दिया है। तो 2 और 1 पावर का कोई भी वेरिएशन आप लेते हैं तो वो पैराबोलिक या रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ दिखाया जाता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ के रूप में ये दिखाया जाता है। बाकी इनसाइड जीरो है तो उतना गैप कर दिया। पोटेंशियल के लिए क्या है कि आपने कांस्टेंट कर दिया था सरफेस तक के लिए, तो अगर वही ग्राफ पोटेंशियल का लेना होगा तो जहाँ तक ये सरफेस वाली लाइन है, ये वाली लाइन आप देख सकते हैं, ये तो ये लाइन हम यहाँ से ड्रा कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि हम पोटेंशियल के लिए ले रहे हैं, तो ये लाइन हो गया ऐसे। तो यहाँ तक का जो पोटेंशियल का है आप अलग से ड्रा कर लीजिएगा, हम इसमें ड्रा कर दे रहे हैं। तो ये पोटेंशियल यहाँ तक का ये कांस्टेंट था, इनसाइड जो सरफेस पर था वही था और ये वैल्यू कांस्टेंट थी। लेकिन सरफेस से बाहर ये भी डिक्रीज कर रहा था, इसकी डिक्रीजिंग पावर 1 पर थी। तो इसको थोड़ा डीप बना सकते हैं, इसको कम डीप दिखाइएगा क्योंकि इसका पावर 1 है, उसका पावर 2 है।
लेकिन जब अलग अलग बना रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुलनात्मक एक जगह हो तभी ये प्रॉब्लम होता है। और जब तुलना नहीं करना है तो जो जिसको ड्रा जैसे किए हैं ठीक है। तो यहाँ सरफेस की बात हो गई, आउटसाइड हो गया, ये 1/r पर हो गया, और ये कांस्टेंट वैल्यू आ गया था। ये नेगेटिव में था, हम नेगेटिव में शो कर दिए हैं। यूनिट तो आप जानते हैं, वोल्ट में आप लिखते हैं या जूल पर कूलम में। तो आज आपको हमने ये टॉपिक बताया कि किस तरह से किसी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का E और V हम ज्ञात करते हैं गॉसेस थ्योरम से, और किस तरह से उसका ग्राफ खींचा जाता है। ये बेसिक का सिलेबस है, डेरिवेशन है। बाकी पार्ट आपके सिलेबस में डेरिवेशन में नहीं है, उनको आप सीधे ऐसे रिटेन कर सकते हैं। जैसे कि ये नहीं है इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये देखिए इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर, तो इसको हम लोग गॉसेस सरफेस इस तरह से काल्पनिक ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। इसका कोई बाउंडेड लेंथ लेकर ऐसे ड्रॉ करके ये एक्सिस बन गया, ये गॉसियन सरफेस बन गया, रेडियस r मान लीजिए, लेंथ जो बाउंडेड किया गया l मान लीजिए। हालांकि ये क्लोज कर दिए हैं तो चार्ज बाहर दिखाई देगा, ऐसे ध्यान रखिएगा, चार्ज बाहर। लेकिन कोई कंसेप्ट आपको प्रॉब्लम ना करे तो हम अंदर दिखा रहे थे। एक तरह से ये चार्ज इनविजिबल होता है जबकि रहता है, और ये कोई गॉसियन सरफेस आपने ड्रा कर दिया। फिर प्रोसेस वही है जो आपको हमने समझाया था कि यहाँ से एक्सिस से r डिस्टेंस पर आपने टेस्ट चार्ज रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण आउटसाइड, और ये आप एरिया भी आउटसाइड दिखाया। इस तरह से आपने ले लिया जैसा अभी हमने लिखा था। और मेजरमेंट के लिए गॉसेस लॉ, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लिखे थे नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा गया था। ये गॉसेस थ्योरम से है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। और आप सेकेंड लिखते हैं फाई ई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से आप लिखते हैं E इंटू ए। ये सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब आप दोनों की तुलना करते हैं तो E इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे आप रख देते हैं। बहुत आसान तरीका है, सबसे इजी प्रोसेस है। गॉसेस थ्योरम आपको आना चाहिए, और गॉसेस थ्योरम तो आप 12th 11th से ही पढ़ रहे हैं, इतना आसान है, आप जानते भी हैं। तो जो मेजरमेंट है वो सामने लिख दिया गया है, बहुत आसान तरीका। आप डायरेक्ट इनको लिख लीजिए, इक्वल कर लीजिए, फिर आप देखिए कि जो ड्रा कर रहे हैं वो किस पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि आपको ये निकालना है, तो थिन वायर है तो अब इसके इनसाइड तो चर्चा होगा नहीं। लॉन्ग इनफाइनाइटली थिन वायर, इनफाइनाइट लेंथ ले लिया, थिन बोल दिए, तो मोटाई इतना कम हो गया कि इनसाइड की बात नहीं, सरफेस की बात नहीं। यहाँ पर आउटसाइड एक पॉइंट निकालिए, वही सॉल्व हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर ये मेंशन कर लिए। नेट चार्ज को आप चाहें तो क्यू शो करना हो दिखा दीजिए। नेट चार्ज आप क्यू के बराबर रखना चाहते हैं तो कैपिटल लिखना, कैपिटल लिख लीजिएगा। जैसे स्मॉल लिखा है, कॉम्बिनेशन को कैपिटल भी लिख सकते हैं। कन्फ्यूजन नहीं कि अभी तक तो स्मॉल क्यू था, कैपिटल कहाँ से आ गया। तो चाहे तो आप क्यू लिखिए नेट चार्ज, या कैपिटल क्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। अब आप जानते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस है यहाँ पर सिलेंडर शेप में आया है, तो यहाँ पर एरिया जब आप इसका लिखेंगे तो 2 पाई आर एल, ये आप पढ़े होंगे 2 पाई आर एल। किसी को डी की और क्यू में कन्फ्यूजन है तो हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक ही सेंटेंस जो है चेंज करके एक ही चैप्टर में 2 अलग अलग लैंग्वेज लिख दिया गया, तो जब आप कॉपी बनाते हैं पलटते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। तो नेट चार्ज को हमने यहाँ पर जो शो किया है मान लेते हैं वही है, क्यू के बराबर है नेट चार्ज। तो अभी आपको ये बताया गया था कि बट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान 2 पाई क्यू अपान एल था,
यहाँ पर, तो Q/L को अगर आप हटाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको प्राप्त हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r, ये प्राप्त हो गया आउटसाइड। तो जैसे आप बिंदु आवेश के कारण और गोली चालक के कारण आउटसाइड एक ही फॉर्मूला प्राप्त करते हैं, उसी तरह से इनफाइनाइट वायर और सिलेंड्रिकल का आउटसाइड एक ही फॉर्मूला आता है। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंपटीशन का ये मेन पार्ट है कि किसी अनंत लंबाई की चालक तार के कारण अथवा किसी बेलन के कारण उसके अक्ष से लंबवत r दूरी पर, बेलन के बाहर r दूरी पर किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना हो तो यही फॉर्मूला होगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r। यूनिट आपको याद हो गया होगा, वोल्ट पर मीटर, r न्यूटन पर कूलम, ये प्राप्त होता है। हम अगर इसी को सिलेंड्रिकल में दिखाना होता है तो एक छोटा सा सिलेंड्रिकल शेप यहाँ बना देते हैं, ऐसे देखिए इस सिलेंड्रिकल शेप बना देते हैं, बहुत आसान तरीका है। और इसी पर हम चार्ज दे देते हैं, ऐसे चार्ज दे देते हैं और ये कहते हैं कि आउटसाइड ये आपका गॉसियन सरफेस बन जाता है। मेजरमेंट वही होता है, आंसर ये आता है। सरफेस पर आता है तो जो इसका रेडियस होता है रेडियस रख देते हैं, इनसाइड कंडक्टिंग लेते हैं, 0 कर देते हैं। तो तरीका वही था जो पहले बताया गया था। अभी हम इंसुलेटर की कोई चर्चा नहीं की है, इंसुलेटर पर आएंगे तो वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आज आपको इनफाइनाइट वायर का मिल गया। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अनंत लंबाई, डिफिनिट का ही नहीं फॉर्मूला, डिफिनिट का हम चर्चा कर देंगे, उनको आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। बेसिक के सिलेबस में सिर्फ आपका कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है, वो हमने प्रूव कर दिया। इसके आगे हम बढ़ेंगे, इंसुलेटिंग का भी लेंगे, कंडक्टिंग के बाद इंसुलेटिंग की भी चर्चा होगी उन पर। बाकी चर्चा आपको इसलिए कि फॉर्मूले याद रखिए कि E का वेरिएशन R पर भी आता है, R² पर भी आता है, RQ पर भी आता है, R0 पर भी आता है। तो इनमें से ग्रुप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको सारे फॉर्मूले मिलते जाएंगे। जब E मालूम हो गया तो V का तरीका हमने बताया कि आप क्या करेंगे, सबको याद हो गया होगा कि dV = -E/dr रख दीजिए। अब वहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। तो आउटसाइड V को ज्ञात करना हो तो dV = -E/dr यहाँ रखिए, E का मान रख दीजिए जो आपने ज्ञात किया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r/r/dr। इनको आप सॉल्व कर लेंगे, dV का भी मान लीजिए और λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट dr/r का log/r/bc। तो इस तरह से पोटेंशियल आउटसाइड आप या थिन वायर का ज्ञात कर लेते हैं। तो आज आपको हमने इस तरह से 4 देखा जाए तो वैसे तो 3 ही हुआ, एक वायर का हुआ, सिलेंड्रिकल का हुआ और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का हुआ, लेकिन उसमें भी हालो और सॉलिड का हमने कंबाइंड एक साथ बताया। तो क्या करना है आपको, ये टॉपिक ध्यान दीजिएगा। वैसे हम बीच में गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ और पाइसन्स लॉ एप्लीकेशन आपको अगले वीडियो में दे देंगे। तो 2 चैप्टर का पार्ट एक साथ चलेगा, तो डायपोल का रह जाएगा, बड़े आराम से चैप्टर ये क्लोज हो जाते हैं। तब इन पर हम प्रॉब्लम बताएंगे कैसे आपको दिए जाते हैं। तो डायपोल वाले केसेस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर है, तो आपको अगर कहीं लिखने में प्रॉब्लम आती है तो आप इनको रिपीट कर सकते हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा रिपीट तो करते हैं लेकिन बार बार रिपीटेशन के लिए नहीं है। आप बैक हो जाइए, फिर से देख लीजिए क्या कहा गया है, उसको रिपीट करके कंटिन्यू कर दीजिए। तो आज का लेक्चर इतना ही। हम आज कुछ ज़्यादा ही थके थे, कुछ प्रॉब्लम थी, तो आप इसको जो है पूरा करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, लाइव के लिए हमने कल कहा था, लेकिन लाइव क्लासेस जो है कभी ओपन हो रहा है कभी नहीं हो पा रहा है। तो हमें अभी प्रैक्टिस नहीं है कि किस तरह से लाइव स्ट्रीम पर, ये यूट्यूब पर लाइव का, क्योंकि अभी तक लगातार वीडियो ही देते रहे हैं, तो कल हो नहीं पाया था। और कुछ अचानक हुआ भी तो सब लोग जुड़ नहीं सकते थे क्योंकि सबके पास मैसेज दिया नहीं गया था। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम पर आप जैसा भी होगा, आपको अगर लाइव नहीं मिलता है 10 बजे तो वीडियो लेक्चर आपके पास जाएगा, आप पढ़ते रहें। कल का वीडियो लेक्चर आज मैंने ओपन किया है, आपके पास पहुंच गया होगा, तब तक उसको पढ़िए
फिर ये 1-2 घंटे में आपका लोड हो जाएगा, आप इसको देखिए।